बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत पे मैं पेश हुआ हूं। मेरी आज की सबसे पहली और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो है ज़मान पाक के 40 दहशत गर्द कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए, अभी तक गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई और वो कौन अशख़ास थे। एक बड़ी खबर मैं आपको अभी दूंगा, इसी वीलॉग में सारी तफसीलात में आपको आगाह करता हूँ। जबकि पाकिस्तान, इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि सब मामला ठीक हो गया है, लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है। आपने ब्लूमबर्ग पढ़ लिया होगा, तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ क्या काफ लीग में चौधरी परवेज़ लाई की वापसी और परवेज़ लाई की आज रिहाई मुमकिन होगी, इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि कभी इम्कान है कि आज परवेज़ लाई रिहा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं ज़मान पाक से। नाज़रीन, इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि आज से कुछ 7-8 दिन पहले फेडरल मिनिस्टर साहब, बहुत बड़े साहब ने एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में कुछ बड़े अफसरान थे और आला अफसरान थे। एक खाकसार का एक जाने जिगर अफसर भी उस मीटिंग में मौजूद था। जब मेरी इस्लामाबाद उस अफसर से मुलाकात हुई तो उसका मूड ठीक नहीं था। तो मैंने पूछा कि हज़रत कैसी तबीयत है। उसने कहा बस ठीक है। मैं उससे काफ़ी, हमें रिपोर्टिंग को आदत होती है रिपोर्टरों को खबर निकलवाने की, तो उसने साफ ही कह दिया कि यार चंद मखसूस अफराद थे उस मीटिंग में, लिहाजा मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कोई नहीं करना चाहता। लेकिन गुफ्तगू के दौरान 1 घंटे की मुलाकात में उनके मुंह से एक लफ्ज़ ज़रूर निकला। उन्होंने कहा कि अब मैं 40 दहशत गर्द वो ज़मान पार्क वाले कहाँ से लेके आऊँ, साहब बहुत नाराज़ है। जब इस बात को मैंने कुरेदने की कोशिश की तो वो फिर खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि लीव दिस टॉपिक। ये 8 दिन पुरानी बात है और मैं 8 दिन हो गए नाजरीन आपके लिए सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूँ, अपने मुख्तलिफ ज़राए से इसको चेक करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बड़ा साहब नाराज़ हुआ है तो क्यों फेडरल मिनिस्टर साहब नाराज़ हैं और कहानी क्या है ये दहशत गर्द। मुझे इतना तो याद था कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि ज़मान पार्क में 40 दहशत गर्द इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्हें हम गिरफ़्तार करेंगे। बाद अज़ां निगरान वज़ीर इत्तलात जो है हमारे बड़े भाई आमिर मीर साहब, उन्होंने भी 30 से 40 दहशत गर्दों की ज़मान पार्क में मौजूदगी की बात की थी और दहशत गर्दों को 24 घंटे में पुलिस के हवाले करने का उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि हम वरना आपके घर घुस जाएंगे ज़मान पार्क में और उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। बाद अज़ां पुलिस गई, वो सारी बातें हुई, बंदा वहाँ से कोई नहीं निकला। अब मैं आपको ख़बर देता हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी तहकीक और मेरी तफ्तीश के मुताबिक ज़मान पार्क में 30 या 40 नहीं, पूरे 40 गिन कर 6-6 फुट के जवान, लंबे लंबे बालों वाले और जनाब बड़े ड्रेसेस में, लंबे लंबे शलवार कुर्ते पहनकर वहाँ मौजूद थे और 2-2.5 माह से ज़्यादा वहाँ रहे हैं। जो राना सनाउल्लाह बात कर रहा था वो मुसद्दक़ा थी। बाद अज़ां मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्टर्स के ज़रिए, कुछ अपने मुखबरों के ज़रिए उन तमाम अफराद की तस्वीर भी बनाई गई। इनका ख्याल था कि हम उनकी तस्वीर बनवा कर, जिसमें रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ गपशप कर रहे थे, दूसरा रिपोर्टर उनकी तस्वीर बना रहा था, वह तस्वीर भी पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली। बाद अज़ां जब तहकीक की गई तो वो 40 के 40 जो अफराद थे उनका नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो पाकिस्तानी शख्सियत नाजरीन नहीं थे, वो उधर से आए थे और खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए आए थे। और दहशतगर्द थे या नहीं थे ये तो मुझे नहीं पता कि वो दहशतगर्द थे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे आर्मी के या हमारे पुलिस के एसएसजी कमांडोज फिट, परफेक्ट, ट्रेंड अफराद होते हैं, ये 40 के 40 अफराद, मुझे उनमें से 8-10 अफराद के नाम भी मालूम हो चुके हैं जो वो मुखातब करने के लिए एक दूसरे को बुलाते थे और रिपोर्टरों को भी अपना नाम ये बताते थे और कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने खाने भी खाए हैं। बाद अज़ां जब
सूरत हाल आमिर मीर की तरफ से गंभीर हो गई और राना सनाउल्लाह की तरफ से प्रेशर बढ़ गया, तो मेरी तहकीक के मुताबिक और मेरे सोर्स के मुताबिक जिस दिन रेट होना थी ज़मान पार्क में, उससे एक रोज़ कबल ही जब अवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ था, बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए कपड़े मंगवाए गए, कीमती कपड़े, कीमती शलवार कमीज़ें, अच्छी ट्राउज़र, शर्ट्स, टी शर्ट्स और कोट तक उन अफराद के लिए ज़मान पार्क में मंगवाए गए। उनके लंबे लंबे बालों के हुलिये चेंज किए गए, बड़ी बड़ी दाढ़ियों को क्लीन शेव में मुब्तला कर दिया गया, किसी की जनाब फ़ौजी कटिंग हो गई और किसी की कुछ और हो गई। कीमती ड्रेसेस पहनकर जब वो एक एक करके वहाँ से निकले तो वो वहाँ से जाने में कामयाब हो गए और इस वक्त सेफ़ जहाँ से वो आए थे वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक रोज़ कबल वहाँ रेड कर लेती तो उन अफराद को पकड़ा जा सकता था, जिसमें पंजाब हुकूमत, मैं समझता हूँ फेडरल हुकूमत नाकाम हुई है। वो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड हो, वो हो सकता है कि इमरान खान को कुछ चाहने वाला हो जिसने उनको मंगवाया हो, और हो सकता है कि वहाँ पर मकीम दाढ़ी वाला एक शख्स जो खान साहब के बड़े करीब, आजकल भी बड़े करीब है, उन्होंने ही कपड़े मुख्तलिफ दुकानों से मंगवा के दिए हों और उन्हीं ने ही उनको निकाला हो। ये जब तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, तो तमाम अफराद के नाम निकलेंगे। लेकिन इतना मुझे कन्फर्म हो गया है कि वो पाकिस्तानी डाटा निकालने में, नादरा निकालने में नाकाम हो गई है तस्वीरों के बावजूद। इस बात पर वो जो मेरा दोस्त था इस्लामाबाद में, उसको और बाकी दीगर अफसरान को बहुत बड़े साहब नाराज़ हुए कि अभी तक वो बंदे कहाँ हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका कोई मामा चाचा, कोई रिश्तेदार को बहन भाई भी गिरफ्तार नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? और उस ना होने, गिरफ्तार होने की वजह यह है कि उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, पाकिस्तान के किसी खाते में उनका कोई खाता नहीं है, लिहाजा वो चले गए हैं बाहर। और खान साहब इस वक्त सेफ़ एंड साउंड है। अगर वो गिरफ़्तार हो जाते तो ये बहुत हल्का खेज़ खबर थी और वहाँ से खान की बदनामी अच्छी खासी होनी थी, जिससे खान को अल्लाह पाक ने बचाया है। नाज़रीन, मैं आपको तेज़ी से लेके चलता हूँ। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। मुझे यकीन है, मौजूदा हुकूमत पे भी यकीन है, इसहाक़ डार की मेहनत पे भी यकीन है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली ज़रदारी, ये जितने भी मेरे मुल्क के सियासतदान हैं, ये तमाम सियासतदान को ऊंचा नीचा हो सकता है, इनकी हम कसम नहीं खा सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो कम से कम गद्दारे वतन नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा और वो इसको डिफ़ॉल्ट होने दे, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस पर 100% मैं समझता हूँ कि इसको बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, जिसको मैं अच्छा भी समझता हूँ। लेकिन दूसरा पहलू भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि पहले हमें शेल कंपनी ने वाज़िया किया कि वो जनाब गुड बाय पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान सुजुकी ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पैदावार भी कर दी है बंद। पाक सुजुकी ने मोटरसाइकिलों और की पैदावार बंद करते हुए कहा है कि जनाब असी नहीं जी बेच दे भाजन, ये ताड़ा साडे मुल्क में इस वक्त इतना इंतशार, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़, इतना दुख, इतना अफसोस और इतना अनइवन ये इस वक्त माहौल है, जिसमें पाक सुजुकी जो है वो ये काम नहीं कर सकती। लिहाजा 8 जुलाई तक प्लांट बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। पाक सुजुकी ने प्लांट की बंदी से आगाह करने का मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान सुजुकी के पास खाम माल ख़त्म हो चुका है, इनके पास खाम माल पूरा नहीं है, लिहाजा असी किदा बनाइए, सो भाजन असी चले जे, तुसी जानो ताड़ा मुल्क जाने। लिहाजा बहुत अफसोसनाक बात है। इसी तरह शेल कंपनी की भी बात है, लेकिन आप इसके साथ साथ तस्वीर का तीसरा रुख भी ज़रूर देखें, जिसमें इसहाक़ डार ने कहा था और वाज़ा किया था कि शेल कंपनी पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म नहीं कर रही है, चीनी बैंकों को अदायगी है, उस पर जुर्माना जो है वो आयद नहीं किया गया। शेल कंपनी पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म नहीं कर रही, वो हिस्से अपने जो है वो बेच रही है, और सिर्फ आलमी इन्वेस्टर जो है वो कहते थे शेल का तब्दील हो रहा है, बाकी कोई चक्कर नहीं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसहाक़ डार साहब इस बात पर भी पाक सुजुकी से बात करेंगे और जो उनका जायज़ मुतालबा है खाम माल वो भी मिलेगा, ताकि मेरे मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी तो ही चलेगी, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के नुक्कर पे पहुँच चुका है।
इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगा फौरी तौर पर नाजरीन साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब। चौधरी परवेज़ लाई साहब जिस तरह जेल में, कैंप जेल में जेल काट रहे हैं, ये इस तरह नॉर्मली हमने देखा है कि आम सियासतदान इस तरह की जेल नहीं काटते। सियासतदानों के लिए और जेलें होती हैं और दीगर अफराद के लिए और जेलें होती हैं। ये पाकिस्तान में ये बुरी बात है, लेकिन सच तो यही है ना। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई जो जेल काट रहा है वो वाकई जिसको कहते हैं जेल, वो जेल है। मुझे आज भी याद है कि जब आसिफ अली जरदारी कोट लखपत, लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कैंप जेल है, एक कोट लखपत जेल है। चौधरी परवेज़ लाई साहब को कैंप जेल रखा गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी जब पाबंद सलासल थे, वो याद होगा ज़बान शबान कटी शटी वो सारियाँ गल्ला, राणा मकबूल, पुलिस, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तब वो बख्तरबंद गाड़ी में कोट लखपत जेल के अंदर गाड़ी जाती थी। तब दरवाज़ा नहीं टूटता था, दरवाज़ा खुलता था और बख्तरबंद गाड़ी अंदर जाती थी। आज चौधरी परवेज़ लाई के घर का दरवाज़ा वही बख्तरबंद गाड़ी ने तोड़ा और उनको तलाशी के लिए छापे मारे। बिल आखिर वो बाद में पकड़े गए। जब आसिफ अली जरदारी की गाड़ी जाती थी तो तब दरवाजे कोट लखपत जेल के खुलते थे, वो अंदर जाते थे। आप यकीन जाने मैंने वो कमरा अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा हुआ है और मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि ये जगह मेरे रहने के काबिल नहीं, ये 5 मरले का जो छोटा सा पार्क है ये मुझे दे दिया जाए और मैं जब भी लाहौर आया करूँगा तारीख पर और यहाँ मैं मुकीम होता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मैं खुद ही बना लूँगा। गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी और बाज़ाब्ता तौर पर अपने खर्च पर पीपल्स पार्टी के उस जले को भी मैं जानता हूँ जिसने पल्ले से पैसे लगाए बाहुकम आसिफ अली जरदारी, और वहाँ पर जाकर एक 5 मरले के ग्राउंड जो थी, गार्डन जिसको आप बोलते हैं, छोटा सा बाग जहाँ सजाए मौत की चक्कियाँ हैं। अगर आप कोट लखपत जेल के अंदर गए हों तो आप सुपरटेंडेंट और डिप्टी सुपरटेंडेंट के कमरे से आगे जाएं तो आगे एक जोड़ी सी आ जाती है जहाँ पर तमाम कैदी ज़मीन पर बैठकर अपनी गिनती करवाते हैं। उसके आगे जाएं तो एक आपको राइट हैंड पर एक फांसी घाट नज़र आता है जहाँ पर लोगों को सजाए मौत दी जाती है। उस फांसी घाट से आप थोड़ा सा लेफ्ट हो तो आगे एक 5 मरले का बाग है। उस बाग के अंदर एक छोटा सा घर तमीर हुआ। उस घर में 4 दीवारी की गई, बाग बूटे शूटे पौधे जनाब लाए गए और अंदर एक बेडरूम। ये गेट है, गेट खुलता है तो राइट साइड पे किचन है। ये किचन है, किचन के साथ आप अंदर जाएंगे तो बेडरूम आ जाएगा, बेडरूम के अंदर जाएंगे तो फिर आगे जाएंगे तो वॉशरूम आ जाएगा। वो टाइल्स लगाई गई जो पाकिस्तान के अरबपति अफराद जिन वॉशरूम्स में नहाते हैं वो कोट लखपत जेल में बना, वो कमरा बना, वो किचन बना और वहाँ पर वो चूल्हे लगाए गए जो कि आम मेरे घर में तो वैसे चूल्हे नहीं है, लेकिन मेरी इन गुनाहगार आंखों ने वो किचन भी देखा हुआ है, वो बेडरूम भी देखा हुआ है, वो वॉशरूम भी अंदर से मैंने देखा हुआ है कि वो कितना है। ये वो कमरा है जो अगर मेरी किसी बात पर आपको कोई इतराज़ हो तो आप सुबह जाके कोट लखपत जेल किसी सुपरडेंट से थोड़ी सी सिफारिश होगी, आप अंदर चले जाए, आपकी मुलाकात जो है वो बाहर होती है। लेकिन अगर आपने किसी सजाए मौत के कैदी से मुलाकात करनी है तो फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि कैदी सजाए मौत का जो डेथ पेनल्टी होती है उसको उसकी चक्की से बाहर ही नहीं निकाला जाता। आप उसकी मुलाकात के लिए अंदर जाएंगे तो आपको सामने एक घर नज़र आ जाएगा, बादला जिसमें जावेद हाशमी साहब भी रहे थे। आज भी वो घर वैसे का वैसे ही मौजूद है, वैसे ही किचन है, वैसा ही बेडरूम है और वैसे ही वीवीआईपी किस्म का वॉशरूम भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई ने जो जेल काटी है वो वाकई जेल है जिसको कहते हैं जेल। लेकिन नाज़रीन, आज एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज़ लाई साहब की गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में रिहाई के लिए दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर जनाब फैसला जड़ा उन्होंने कर लिया महफूज। उन्होंने कहा 20 जून सुना देना, असी सुना देना फैसला। ये जो जज साहब है एंटी करप्शन कोर्ट के, उनका नाम है अली रज़ा साहब ने दरख्वास्त ज़मानत पर इस्तेमाल की। उन्होंने वकीला शकीला जड़े सज्जे खब्बे सारे वकीलों की गुफ्तगू सुन ली थी। 2 पर्चे पहले ही में डिस्चार्ज हो चुके हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब और ये आखिरी तीसरा पर्चा है। अब भी उन्होंने जिस्मानी रिमांड उनका मजीद मांगा क्योंकि वो कोट लखपत जेल में है, उस पर बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और आज भी वकील जो सरकारी वकील था
उसने इस्तदा की कि जनाब दरख्वास्त ज़मानत जी दायर की थी कि अन मुसरत करो जी, इसको उड़ा दे। लेकिन जज साहब खड़े हो गए। जज साहब ने कहा कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये लग रहा है कि ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है और इस पर मैं फ़ैसला तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद महफूज करता हूँ और आज ये फ़ैसला सुनाने के कभी इम्कानात है। और बज़ाहिर जो मेरी इतला है, जो केस जज के सामने पेश हुआ है उसमें वज़न नहीं है और चौधरी परवेज़ लाई की कभी उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस रिहाई के सिलसिले में कहने वाले ये भी तो कह रहे हैं कि पहले रिहाई क्यों नहीं हुई, या इस रिहाई के बाद 2 मुकदमों में डिस्चार्ज हो गए तो तीसरा मुकदमा फिर बन गया जिसमें वो अब जेल में है, तो चौथा भी अगर रिहा हो गया तो चौथा भी तो बन जाएगा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अब चौथा पर्चा नहीं बनता, क्योंकि भाई ही भाई की मदद हमेशा करते हैं। और चौधरी परवेज़ लाई के बड़े भाई जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो अपने बेटे सालिक साहब के साथ कैंप जेल में उनसे मुलाकात कर चुके हैं। मेरी इतला के मुताबिक बर्फ़ कुछ जो है वो पिघल रही है। चौधरी परवेज़ लाई साहब को चौधरी शुजात साहब ने दरख्वास्त की है कि आप हमारे भाई हैं, और जो तंगियाँ शंगियाँ उनको बताई गई उस पर दुख का इजहार भी किया और फौरी तौर पर मौके पर मौजूद IG प्रेजन ने B क्लास की बात भी कर ली है। लेकिन उन्होंने जब चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ लाई को कहा कि आपका घर है और आप अपने घर मुस्लिम लीग काफ में वापस आ जाए, तो परवेज़ लाई साहब ने उनसे मुशावरत का कुछ टाइम मांगा है कि ये बड़ा डिसीजन है, मैं फौरी तौर पर फैसला करने की बजाय अपनी फैमिली और दीगर दोस्तों से मुशावरत कर लूँ, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आज चौधरी परवेज़ लाई की रिहाई मुमकिन हो गई तो ये लाहौर में एक बहुत बड़ी खबर होगी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा व्लॉग के लिए हम फिर आपको कोई ना कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आएंगे। आज के व्लॉग के लिए तहीं पाकिस्तान जिंदाबाद।